हेलो माय लवली स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग योर स्टडीज गुड। डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, दोनों के लिए, सीएस प्रोफेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, दोनों के लिए है। इस टॉपिक को ना सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में मत समझना, क्योंकि यहाँ मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से डिस्कस करूंगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, आई एश्योर यू। लेकिन याद रखिएगा, पहले मैं आपको उसकी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा अच्छे से, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए इस पे। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बुक के थ्रू, मींस आपके मॉड्यूल के थ्रू उसकी स्टडीज करेंगे। क्लियर है? ताकि हमें लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द टू द सेक्शन। बड़ा मजेदार टॉपिक है यार, ये बड़ा मजेदार है, बहुत शानदार वाला टॉपिक है। सी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अभी जिसने पहले सुन रखा है ना एग्जीक्यूटिव वालों ने, ऑफ कोर्स पहले पढ़ चुके हो, अच्छे से मैं जानता हूँ। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट टाइम कुछ सुन रहा है तो दोनों के लिए एक बात है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले सुना हुआ ना, एक बार भूल जाओ। ठीक है, अश्योर यू यहाँ पे कुछ नया होगा आपके लिए। मैं यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस बात को डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है, सो पहले एक बात समझते हैं। देखो, एक चीज समझना बेटा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं। देखो, पहली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जब हम बोल रहे हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है, तो हम जरा फंड के बारे में सोचने से पहले एक क्वेश्चन माइंड में ये रेज करके देखते हैं कि सर फंड की रिक्वायरमेंट किसको है? इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को। क्या मतलब सर, आप मान लीजिए कि एंटरप्रेन्योर है, तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो, आप बिजनेस में रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हो, आप बिजनेस को, आपके स्टार्टअप को जरूरत है पैसे का, आप टर्न अराउंड करना चाहते हो। मतलब सर हर एक एंटरप्रेन्योर की एक अप्रोच होती है कि उसके पास सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल हो। ध्यान सुनना, कैपिटल उसकी नेसेसिटी है। कैपिटल भी हम दो तरह से देखते हैं, एक हमको मिल जाता है कैसे? इक्विटी फॉर्म में, प्राइवेट इक्विटी से बोलते हैं। ठीक है, और एक हमें मिलता है डेब्ट फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों ही कैपिटल है एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए, चाहे वो बात करें ग्रोथ के लिए, ठीक है, चाहे हम बात करें ग्रोथ के लिए, ध्यान सुनिएगा, चाहे ग्रोथ का बात हो या रिस्ट्रक्चरिंग का बात हो। जिसने नहीं सुना रिस्ट्रक्चरिंग, कोई बात नहीं, बता दूंगा अभी। रिस्ट्रक्चरिंग का बात हो या स्टार्टअप्स की बात हो। स्टार्टअप तो बहुत चीजें जानते हो यार, स्टार्टअप्स की बात हो। ठीक है, अब यहां इस कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए ना, समझो मेरी बात को, बिजनेस आप सब अच्छे जानते हो रिस्क के साथ में आता है। ठीक है, बिजनेस की हर एक स्टेज रिस्क के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई भी होती रहती है। मतलब जैसे अगर एग्जांपल को ध्यान समझें, यहां मान लीजिएगा मैं आपसे एक बात कहूं, बहुत ध्यान सुनना मेरे बच्चे, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है, तभी क्लैरिटी मिलेगा। सिर्फ बुक पढ़ के काम नहीं चलेगा। बुक पढ़ लिया, रीजन आपने रटा मार लिया, कोई फायदा नहीं है। पहले समझेंगे, फिर याद भी कराएंगे। क्लियर? सो समझिएगा, किसी भी बिजनेस को हम ध्यान से देखते हैं ना, उसकी बिजनेस की जनरली तीन स्टेजेस होती हैं। ऑलराइट, एक हम बोलते हैं क्या, बेचारा अभी नया बिजनेस आया है। नया मतलब सर अभी तो इंट्रोड्यूस ही हो रहा है बिजनेस, तो यहाँ पर एक इनिशियल हम स्टेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज। ठीक है, इनिशियल स्टेज। ठीक है, फिर हम बिजनेस को आगे देखते हैं तो हम बोलते हैं सर ये अर्ली स्टेज आ रही है, इसकी अर्ली स्टेज आ रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तो ग्रोथ स्टेज की बात करते हैं, और बिजनेस ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी पे जाता है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, क्या? डिक्लाइन। हर बिजनेस के साथ होता है, डिक्लाइन सिचुएशन भी आती है, बट वहीं से उसको रिफॉर्म भी करते हैं। लेकिन हमारी यहाँ एस्पेक्ट्स तीन पे फोकस है, क्योंकि हम लोग जो बात करने वाले हैं उन तीन चारों कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके करेंगे। ध्यान सुनना, अगर आपका बिजनेस नया आपने शुरू किया है, तो शुरू करने के लिए आप क्या करते हो? आप किसी फ्रेंड को कॉन्टैक्ट करते हो यार, कि यार तेरे से मेरे को थोड़ा पैसे ये मिल जाएगा क्या? आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। ये आपका खुद का पैसा होता है, आपने खुद की कुछ सेविंग्स होती है, उसको इन्वेस्ट करते हो, या अपने फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से आप कलेक्ट करते हो पैसा। ठीक है, तो ये आपकी बिजनेस यहाँ स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब उसके एक एग्जिस्टेंस आ गई मार्केट में। अब अर्ली स्टेज में क्या होता है, आप ध्यान सुनना, यार बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अर्ली स्टेज में क्या होगा कि मेरे को यार अभी पैसा फ्रेंड्स वगैरह ने दे दिया, ठीक है, फ्रेंड्स ने दे दिया, रिलेटिव्स ने दे दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिया, या मेरी खुद की सेविंग्स थी, मैंने उससे इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अभी मेरे को पैसा और चाहिए। ये भी इनिशियली शुरू में पैसा लगाया, अब बिजनेस हल्का फुल्का रन करने लगा है, अब और पैसे का जरूरत पड़ेगा। मतलब बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टाफ से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। तो अभी अर्ली स्टेज पे ऐसे केसेस में क्या होता है, हम एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं अभी उसका नाम बता रहा हूँ, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर आपको एक और तरीके की फंडिंग प्रोवाइड करता है कि ठीक है भाई, तेरा बिजनेस अर्ली स्टेज पर है, ले थोड़ा पैसा ले ले। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे रेगुलेट होगा, सारे कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट पकड़ लो एक बार, फिर रेगुलेशन के थ्रू समझाऊंगा। उसके बाद ग्रोथ स्टेज आती है। ग्रोथ स्टेज शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, समझना मेरी बात को ध्यान से। अर्ली स्टेज आ गया ना, अर्ली स्टेज के बाद में अब यहां से हमें ग्रोथ पे जाना है, मतलब बिजनेस को बढ़ाना है यार। बिजनेस का ग्राफ कैसे बनना चाहिए, देखो ना, ध्यान सुनना, बिजनेस ग्राफ ऐसे बनना चाहिए ना, ऐसे, समझ में आ रहा है? मतलब
अब वॉट्स बनना चाहिए, तो क्या बिजनेस ग्रोथ की स्टेज पे जा रहा है, लेकिन ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ के लिए चाहिए आपको क्या? सीड कैपिटल। रट्टा मार लो जैसे वर्ड का चाहिए, सीड कैपिटल। सीड कैपिटल। अब सीड कैपिटल मुझे देगा कौन? सीड कैपिटल देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा किसके पास में? वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में। वेंचर नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, मैं सिर्फ अभी यू नो कैजुअल राइटिंग लिख रहा हूं ताकि आप वर्ड्स को पकड़िए, वर्ड्स को पकड़ना ध्यान से। फिर बोल रहा हूं वापस से, अभी अर्ली स्टेज है, अभी बिजनेस को ग्रोथ करवाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? ऐसा फंड चाहिए जो एक बार मेरे अच्छे से बिजनेस में इंजेक्ट हो जाए, कैपिटल ऐसी इंजेक्ट हो जाए कि मेरे बिजनेस को ग्रोथ मिल जाए। तो ग्रोथ के लिए क्या करनी है आपको? सीड कैपिटल चाहिए। मेरे बच्चे क्या चाहिए? सीड कैपिटल। सीड कैपिटल समझते हैं ना? अब एक्चुअली मौका आया है कि इसे बड़ा करने का, तो सीड कैपिटल। सीड कैपिटल के लिए आप किसके पास जाते हो? वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है? एक पर्सन है जो कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के साथ बिजनेस करने आता है। क्या सर? हाईएस्ट बिजनेस में जो रिस्क होता है, क्योंकि अगर यहां इस स्टेज पे अगर बिजनेस चल गया, अगर इस स्टेज पे बिजनेस चल गया तो मजा आ जाएगा, मतलब ग्रोथ। अब क्या होगा? ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, बहुत ध्यान सुनना, ये आपके बिजनेस के आइडिया को ऑब्जर्व करता है, आपका बिजनेस का आइडिया कैसा है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस का आइडिया अच्छा होगा तो ये आपके याद रखेगा, उस आइडिया पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, उस आइडिया पे पैसा इन्वेस्ट करेगा। ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है? एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, नहीं तो मजा आ गया तो पक्के कह रहा हूं तुमको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आ जाएगा जब आप एनालिसिस करोगे। ठीक है, सो क्या करेगा? आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करेगा। अब यूजुअली पता है, आप देखना ये किस तरह के आइडियाज होंगे, जो कि न्यू आइडियाज होंगे, न्यू प्रोडक्ट होगा, न्यू इन्वेंशंस होंगे। जनरली ये देखा गया है कि ऐसे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं? जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, या टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई। क्योंकि अभी बताता हूं, देखो, टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई, या बायोटेक्नोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ये ऐसी कंपनीज पे अपना पैसा, ऐसे आइडियाज पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये जो है ना बेटा, यहां पर इसको क्या देखते हैं? वैल्यूएशन, बिजनेस की वैल्यूएशन। याद रखना मेरी बात को, अच्छे से रट्टा मार लेना समझ के, ठीक है? क्या कर रहा है? वैल्यूएशन पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये वैल्यूएशन पे जब पैसा लगाएगा ना मेरे बच्चे, कौन? वेंचर कैपिटलिस्ट। तो अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है? जैसे मान लीजिएगा इसने आपके बिजनेस को दिए 50 लाख रुपीस, ये 50 लाख रुपए देगा और फोकस करेगा कि बिजनेस की वैल्यू बढ़े। बिजनेस वैल्यू कैसे बढ़ती है? हमेशा याद रखना, बिजनेस वैल्यू बढ़ती है बाय सेल। जब कंपनी की सेल बहुत ज्यादा होगी, कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ज्यादा होगी, कंपनी की सर्विस की सेल बहुत ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली कंपनी की वैल्यू से बढ़ेगी। तो ये भाई साहब क्या करेंगे? 50 लाख रुपए आपको दे देंगे, बोले जा ऐश कर। और उसके बाद में याद रखिएगा, कुछ साल तक, जनरली 3 से 5 साल तक ये वेट करेगा। 3 से 5 साल बाद जब कंपनी की सेल बहुत होगी और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, ये कर जाएंगे एग्जिट, ये कर देंगे एग्जिट। और एग्जिट कैसे करेंगे मेरे बच्चे? ये एग्जिट करेंगे कैसे? किसी और इन्वेस्टर को फाइंड आउट करके। क्या हो रहा है? बात पकड़ में आ रहा है तक का? तो सर ये तो बहुत बड़ा रिस्क है सर, अगर नहीं चलाते हो बिजनेस, यहाँ नहीं चलाते हो, तो बेटा हमेशा ये करते हैं, ये डाइवर्सिफाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। मतलब ये एक ही किसी एंटिटी पे पैसा नहीं लगाता है, ये अलग अलग तरीके से पैसा लगाता है। ठीक है, 8, 10, 15, 20, 50 बिजनेस में अलग अलग पैसा इन्वेस्ट कर देगा। और ये इट्स यू नो क्वाइट श्योर कि इनमें से एक तो सक्सेस होने वाला, और एक सक्सेस जो हो जाएगा ना, तो बेटा मैं आपको रियलिटी बताऊं, 40 लाख की इन्वेस्टमेंट जो होती है ना इसकी, एक टाइम बाद में, याद रखिएगा, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, कभी कभी तो ये भी देखा 25 करोड़ तक, 30 करोड़ तक 5 साल के अंदर। क्योंकि बिजनेस अगर एक बार ग्रोथ कर गई, वैल्यूएशन बिजनेस की बढ़ गई, ये एग्जिट कर जाएंगे। इसलिए जनरली इन्हें फास्ट मूवर भी कहा जाता है, फास्ट मूवर, क्योंकि इनका ध्यान क्या होता है? बिग वैल्यूएशन पे ध्यान होता है, वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए। सर ये तो आप हमको एएफ बता रहे थे ना, ये वेंचर कैपिटलिस्ट कहां से आ गया? अब भी पकड़ के वहीं लेके आ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसलिए कह रहे हैं सर ये बात तो हमको क्लियर हो गया कि ग्रोथ पे हमको सीड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सीड कैपिटल के लिए हमको ऐसा पर्सन चाहिए जो हमारे बिजनेस में रिस्क ले सके, उस आइडिया को फाइनेंस कर सके। तो फाइनेंस करने वाला कौन है? हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट। क्लियर है यहां तक का? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलता हूं, ध्यान सुनना। अब देखो, अब ग्रोथ हो गया, बिजनेस का ग्रोथ हो गया, और इन भाई साहब ने एग्जिट कर लिया। अब क्या होगा मेरे बच्चे? बिजनेस में आ गई मैच्योरिटी। ध्यान सुनना, अब हमारी इससे आ गई मैच्योरिटी वाली। ग्रोथ पे हमने वीसी को पकड़ा, वेंचर कैपिटलिस्ट को पकड़ा, अब आती है हमारी मैच्योरिटी बिजनेस में। मैच्योरिटी आते ही याद देखिएगा, फिर आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपके बिजनेस को ग्रोथ पर लाके खड़ा कर दिया है। अब वो एग्जिट कर गए यहाँ से। अब प्रॉब्लम क्या है? मैच्योरिटी पे आपको फिर पैसे चाहिए, और पैसा खास तौर से कब चाहिए होगा? खास तौर से चाहिए होगा जब डे टू डे के ऑपरेशन हो रहे होंगे कंपनी के। याद देखिएगा, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। ऑलराइट, अब डे टू डे ऑपरेशन की जब हम बात करेंगे ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है। मैच्योरिटी के टाइम पर एक और पार्टी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी। मेरे बच्चे क्या बोलते हैं उसे? प्राइवेट इक्विटी। वन मोर टाइम, प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी क्या करने वाला? ध्यान सुनना, इसका प्राइम फोकस होगा, क्योंकि बिजनेस जैसे एक बार अच्छे लेवल पे आ जाता है ना, बिजनेस में क्या आती है? स्टेबिलिटी। ध्यान सकना, बिजनेस में क्या आ गई? स्टेबिलिटी। एक बार बिजनेस में स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी आते ही क्या करेगा? स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी आते ही क्या करेगा, ये फोकस करेगा आपके प्रॉफिट की तरफ, कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा वीसी फोकस कर रहा था आपके सेल की तरफ। सेल का मतलब यहां पर कि जितनी ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ेगी कंपनी की, मतलब ध्यान सुनना मेरे बच्चे, वैल्यूएशन बढ़ने का फोकस, वीसी का फोकस कहां है, वैल्यूएशन पे। ऑलराइट सर, और यहां प्राइवेट इक्विटी का फोकस कहां है, कंपनी के स्टेबिलिटी, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। तो बेटा ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना एकदम, ये आपके साथ कहेगा सुन मैं तेरे को पैसा दूंगा, और सुन मेरी को बता दूं, सोचने वाली बात है यहां पर, जब वो मैच्योरिटी पे चल रहा है ना बिजनेस, तो उसका मतलब लेस रिस्की है, रिस्की कम है। क्लियर है। वेंचर कैपिटलिस्ट के हाथ में जब था, मतलब जब बिजनेस ग्रोथ स्टेज पे लेके जा रहे थे तो रिस्क हाई था। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हाई रिस्क ले रहा है, और वहीं के वहीं जो प्राइवेट इक्विटी है वो क्या कर रहा है, लो रिस्क पे जा रहा है, क्योंकि बिजनेस क्या है बेटा, मैच्योरिटी लेवल पे घूम रहा है भाई। क्लियर हो रहा है एकदम। अच्छा, मैंने अभी पहले ही बोला आपको ना, बिजनेस की नीड पूरी करने के लिए हमें एक बात तो समझना पड़ेगा, हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा। क्लियर एकदम। तो ये तो अलग अलग स्टेजेस आ रही हैं। अब जो प्राइवेट इक्विटी है ना, ये प्राइवेट इक्विटी, ध्यान सुनना मेरे बच्चे, मैं पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट, आप बुक पढ़ते हो रट्टा मार लेते हो, लेकिन इनकी प्रैक्टिकलिटी तो समझो। ठीक है। तो प्राइवेट इक्विटी क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी आ गई बिजनेस में, प्रॉफिट आ रहा है, इसका फोकस कहां होगा, प्रॉफिट पे। तो आपसे क्या मांगेगा, प्रॉफिट शेयरिंग। ध्यान सुनना, ये क्या मांगेगा, प्रॉफिट शेयरिंग। और रिस्क ज्यादा लेगा क्या, नहीं, ये लो रिस्क लेगा, ये लो रिस्क लेगा। क्लियर एकदम। लेकिन यहीं अगर देखा जाए, जो हमारा वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट, ध्यान से देखना, वेंचर कैपिटलिस्ट हमारा कौन है मेरे बच्चे, वेंचर कैपिटलिस्ट। वापस वेंचर कैपिटलिस्ट, ये वेंचर जो कैपिटलिस्ट है ना हमारा, ये क्या करने वाला है, ध्यान सुनना, ये क्या लेगा, हाई रिस्क लेगा, हाई रिस्क लेगा। सर ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया कि ये हाई रिस्क ले रहा है और वो लो रिस्क ले रहा है। और वो किस पे फोकस कर रहा है, वो कर रहा है आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि बिजनेस में स्टेबिलिटी है। अच्छा, हमने भी एक सिंपल सी बात बोली आपको कि वेंचर कैपिटलिस्ट फास्ट मूवर होते हैं। फास्ट मूवर का मतलब जैसे ही कंपनी की वैल्यूएशन टच कर गई हाई लेवल पे जाकर, वो क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। क्लियर है, किसी और इन्वेस्टर को फाइंड आउट करके। लेकिन ये क्या करेगा, प्राइवेट इक्विटी बेसिकली क्या करता है, बिजनेस में बना रहता है, ये बना रहता है, और कब तक बना रहेगा, जब तक कंपनी आईपीओ ना लेकर आ जाए। तो ये कहां एग्जिट कर जाएगा, प्राइवेट इक्विटी एग्जिट करेगा आईपीओ पे आते ही। आई होप आईपीओ क्लियर होगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसके भी क्लास भी आने वाला है, उस पर डिस्कस करूंगा डिटेल में। ठीक है। ऑलराइट सर, तो सर ये तो आपने हमको बता दिया कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं, बट सर एआईएफ से क्या लेना देना है इनका। बेटा इंडिया में ना कोई भी फंड आप ऐसे ही मुंह उठा के सेटअप नहीं कर सकते हो। एक्चुअली क्या हुआ, इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, किस इस प्रोसेस को, कि इधर वेंचर कैपिटलिस्ट को और इधर हमने बात करा प्राइवेट इक्विटी को, स्ट्रीमलाइन करने के लिए सेबी ने एक रेगुलेशन इस बात किया, जिस रेगुलेशन हम लोग आज बात करने वाले हैं, कौन सा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। जी हाँ, दोनों ही ये जो वीसी एंड प्राइवेट इक्विटी है, दोनों ही बेटा जो चैनलाइज होते हैं वो थ्रू होते हैं किसके, एआईएफ के। बात पकड़ में आ रहा है, एआईएफ के थ्रू चैनलाइज होते हैं। मतलब जब इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि एआईएफ एक फंड क्रिएट करेगा, उस फंड के अंदर ये लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और वो पैसा फंड जी, उसका हम नाम यहाँ बोल रहे हैं एआईएफ, वही फर्दर इन्वेस्ट करेगा। कहां पे करेगा मेरे बच्चों, वो करेगा इन्हीं के पर्पस के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अभी डिटेल में जा रहा हूं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट पहले आपके समझ में आना बहुत जरूरी था। क्लियर एकदम। अच्छा, इसमें बहुत सारी और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं। आप जनरली देखिए बिजनेस में क्या करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना, हम प्राइवेट इक्विटी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो प्राइवेट इक्विटी के अंदर खास बात आपने देखा, ये किस पे फोकस कर रहा है, आपके प्रॉफिट पे। प्राइवेट इक्विटी किस पे फोकस कर रहा है, ये प्रॉफिट पे फोकस कर रहा है। अभी ये सिचुएशन ऐसा भी होता है, देखो अगर कंपनी के पास ना, मान लीजिए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड कंपनी के पास में प्रॉफिट अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट है, मतलब वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्लियर है, वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी। तो जनरली दो ऑप्शन कंपनी के सामने खड़े होते हैं, ध्यान सुनना, जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है मैच्योरिटी लेवल पर, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन खड़े होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो प्राइवेट इक्विटी से पैसा ले ले, या फिर वो बैंक से पैसा ले ले, बैंक से पैसा ले ले, जिसे हम बोलते हैं डेब्ट फंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, डेब्ट ले सकते हैं, मीन्स बोरोइंग हम मान लेते हैं यहाँ पर, उसको बोरोइंग्स कर सकती है बैंक से। क्यों, क्योंकि अगर बैंक से अगर वो पैसा लेता है तो उसको याद रखिएगा, प्राइवेट इक्विटी को क्या नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देनी पड़ेगी, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देनी पड़ेगी। कब, अगर वो बैंक से पैसा ले लेता है। ऐसा कब करती है कंपनीज, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, और सिक्योरिटीज लॉस के अंदर भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि हम समझें इस बात को। ठीक है, जब हम फोकस कर रहे होते हैं कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की किस तरह से यूटिलाइजेशन करती है कंपनी, ने कैसे यूज करती है। तो यहाँ एक सिचुएशन ऐसी होती है कि कंपनी को लगता है कि यार हमारे पास कंसिस्टेंटली हमारी प्रॉफिट अच्छी है, तो हम बैंक से लोन लेते हैं, क्यों हम पी को अपना, प्राइवेट इक्विटी को अपना प्रॉफिट शेयर दें।
और अगर कंपनी को लगता है कि नहीं अभी प्रॉफिट में स्टेबिलिटी कभी की होती है कभी नहीं होती है, यदि प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्राइवेट इक्विटी को भी अप्रोच कर सकता है। क्लियर है? प्राइवेट इक्विटी कब एग्जिट कर जाएगा? जब वो लाएगा आईपीओ। क्लियर एकदम? ये टेक्निकल और कुछ बातें जरूरी थी आपको पहले बताना। चैप्टर तो मैं ऐसे सिखा दूंगा आपको, ठीक है, बट चैप्टर में ये बातें समझ में नहीं आएंगी ना अच्छे से तो फिर फायदा नहीं है। ऑलराइट, चलिए अब देखिएगा, हमने यहाँ पर छोटा छोटा बातें किया, अब हमें इसको सब हटाकर एक बात समझते हैं मेरे बच्चे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इंडिया में ना, इंडिया के अंदर क्या है बेटा, AIF जो है वो वेंचर कैपिटल्स और प्राइवेट इक्विटी, इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों के लिए क्या करता है, इन्हें चैनलाइज करता है। चैनल का मतलब इसके थ्रू वो फंड रेजिंग होती है। मतलब प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट किसके थ्रू रेगुलेट हो रहे हैं, चैनलाइज हो रहे हैं, सॉरी चैनलाइज हो रहे हैं, चैनलाइज हो रहे हैं। क्लियर है? आपको आई थिंक इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेट मी टेक सम टाइम। या चैनलाइज हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं, वो चैनलाइज हो रहे हैं AIF के थ्रू। ठीक है, अच्छा ये जब बोल रहे चैनलाइज हो रहे हैं ना मेरे बच्चे, ध्यान सुनना, चैनलाइज का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इनकी रेगुलेशन जो होगी, ये रेगुलेट जो होंगे वो रेगुलेट होंगे सेबी के थ्रू, ठीक है, प्लस सेक्टर रेगुलेटर। सेक्टर रेगुलेटर स्पेशली जब हम पेंशन फंड्स की बात कर रहे होंगे या फिर हम इंश्योरेंस के अंदर बात कर रहे होंगे, ठीक है। प्लस इसके अलावा हमको याद रखना है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस RBI का गाइडलाइंस भी इसमें देखना पड़ेगा। क्यों बताऊंगा अभी अच्छे से, पहले माइंड में सेट करो कि AIF जो है वो क्या कर रहा है, दरअसल प्राइवेट इक्विटी और जो वेंचर कैपिटल है उसको चैनलाइज कर रहा है किसके थ्रू हो रहा है, AIF के थ्रू हो रहा है। AIF की जो रेगुलेशंस हैं, जो रेगुलेट होता है इन आवर कंट्री मींस इन इंडिया, वो कैसे होता है, वो होता है सेबी के थ्रू, सेक्टर रेगुलेटर स्पेसिफिकली फॉर पेंशन इंश्योरेंस, एंड थर्ड वन इज MCA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड द फोर्थ वन इज RBI। क्लियर? ये हमने उसके रेगुलेटर्स को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है सर, ये भी हमको क्लियर हो गया। अब आगे का बात सुनो सर, ये जो AIF है, ये AIF जो आपने बताया हमको सर, ये जो AIF आपने बताया हमको सर, इसके बारे में हमको ये और बता दीजिएगा कि ये AIF जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन थोड़ा सा समझते हैं। कहता है AIF है क्या, कहता है एक फंड है। कहता है क्या ये बेटा, एक फंड है जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है, क्या इस्टेब्लिश्ड हुआ है, ध्यान सुनना, इस्टेब्लिश हुआ है, एक फंड है जो इस्टेब्लिश हुआ है कहाँ, इन इंडिया। अच्छा, इस्टेब्लिश बोलते हैं और इनकॉर्पोरेटेड भी बोलते हैं, कोई कंफ्यूज मत हो जाना, अभी पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है। इस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। क्या देखिएगा, राइटिंग बहुत कैजुअल लिख रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी मॉड्यूल में जाके समझाऊंगा। कह रहा है फंड जो इस्टेब्लिश है इन इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, ठीक है। ऑलराइट सर, अब ये क्या करेगा, ये एक है प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, प्राइवेटली। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा होगा, जब प्राइवेटली बात कर रहा हूँ पब्लिक का कोई बात होगा क्या, नहीं सर। नए नए बिजनेस में कौन पब्लिक पैसा लगाएगा, सोच के देखो यार, आपकी आइडेंटिटी अभी क्रिएट भी नहीं हुई है, लोग जानते भी नहीं है, तो आपको पैसा कहां से मिलेगा, और पैसा मिलेगा ही नहीं तो अल्टीमेटली सोचने वाली बात है, फिर बिजनेस रन कैसे करेगा। तो ऐसे लोग होंगे जो क्या कर रहे हैं, एक फंड क्रिएट कर रहे हैं जो पैसा आपके बिजनेस आइडियाज पे या आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करके बिजनेस पैसा लगा रहे हैं। तो कहता है कि इसको हम एक स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, AIF के अंदर रख देते हैं। और हमने बोला क्या है, AIF इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, प्राइवेटली पूल्ड मेरा मतलब कलेक्ट करना, ठीक है, पूल्ड, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। AIF क्या है, एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, याद रखिएगा। पॉइंट डेफिनेशन याद करवा रहा हूँ, एग्जाम में कोड करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या कर रहा है, AIF इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया which is what, it is a privately pooled investment vehicle, collect investment या collect fund from sophisticated investors। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सुनने पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ से पैसा ले रहा है, सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं, इंडियन भी हो सकते हैं और फॉरेनर भी हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं। वापस क्या कर रहा है, AIF इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मेरे साथ बोलो, फंड एस्टैब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया क्या है, which is a privately pooled investment vehicle, collect the funds from the sophisticated investors। sophisticated investors तो कौन लोग होता है सर, जिनका जेब में पैसा होता है रे, institutional investors या हम बात करेंगे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स।
बताऊंगा अभी अच्छे से। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, अब वो चाहे इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आना चाहिए, क्लियर है, इंडियन इकोनॉमी में पैसा आना चाहिए बिजनेस के लिए। ऑलराइट सर, एंड ये कैसे इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू, इन्वेस्ट करेगा, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा ना, आपसे लिया पैसा, अकॉर्डिंग टू डिफाइंड इन्वेस्टमेंट, कैसी राइटिंग लिख रहे हैं सर आप, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब डिफाइंड इन्वेस्ट पॉलिसी क्या हो, कहां लिखी होगी बेटा, जो रेगुलेशन बनाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होगा, एआईएफ के रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसमें स्कीम डिफाइन की जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होगा, आप उसके अलावा नहीं करेंगे, आप रेगुलेट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? ऑलराइट सर, किसके लिए करेगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स, भैया हमारे लिए भला करना है आपको, कौन, हम इन्वेस्टर्स के लिए। देखो यहाँ पे सुनना, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं, सुन लो अब ध्यान से। क्या कर रहा है, एआईएफ इज अ इन्वेस्ट, क्या कर रहा है, फंड है विच इज एस्टैब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ऑलराइट, विच इज अ प्राइवेटली पूल्ड, बोलो ना, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, वन मोर टाइम, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इज इट क्लियर, एंड कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वेदर इंडियन और फॉरेनर, और फिर क्या करेगा, इन्वेस्ट फंड अकॉर्डिंग टू डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एज पर द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये हमने डेफिनेशन याद किया, एग्जाम में आएगा तो मेरे बच्चे लिख कर आना डेफिनेशन एज इट इज, क्लियर एकदम। सर ये भी आपने को समझा दिया, ये तो एक काम हो गया। एक्चुअली थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड पर जाऊं तो मैं आपको रियलिटी बताता हूं, वीसी को लेके, वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन 1986 को लेके स्पेसिफिकली है ना, जो अदर प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, सोशल वेंचर फंड्स हैं, ठीक है, इनको लेके कोई स्पेसिफिक पहले कोई रेगुलेशन नहीं था। वेंचर कैपिटलिस्ट जो हम बात करते हैं अभी में जिसकी, उसके लिए एक्चुअली रेगुलेशन था, सेबी वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन 1986, जो स्पेसिफिकली क्या करता था, स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने की हेल्प करता था। बट और भी कुछ इस तरह के फंड्स क्रिएट हुए, जैसे मैंने बोला भी प्राइवेट इक्विटी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी सिचुएशन नहीं थी। अच्छा, फिर क्या होता था, जो अजम्पशंस के बेनिफिट से वो ले नहीं पाते थे, तो अल्टीमेटली सेबी को लगा नहीं यार, हम इसमें चेंजेस करते हैं, और एक हम क्या करते हैं, एक ही अम्ब्रेला में, मतलब एआईएफ के अंदर ही इन स्कीम्स को, इन फंड्स को, चाहे वो वेंचर कैपिटल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी का फॉर्म में बन रहा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, चाहे वो सोशल वेंचर फंड हो, समझ में आ रहा है, अभी सब समझाऊंगा, ठीक है, सोशल वेंचर फंड हो, इस तरह के फंड्स को स्ट्रीमलाइन कर दिए अंडर द वन अम्ब्रेला, जो कि हमारा एआईएफ, क्लियर एकदम। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। अभी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और कोट कर रहा हूँ, याद देखिएगा, सिर्फ बताने के लिए, अभी इसमें घबराना नहीं, क्योंकि हम अभी बुक से जाके इसकी डेफिनेशन को भी चेक करेंगे। तो एआईएफ की ना बेटा 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, देखो ध्यान से, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अब अगर आप देखिए, अगर आप एक फंड स्टैब्लिश कर रहे हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, अब कहता है सर सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बेटा कहता है एआईएफ जो है ना, ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत ही ध्यान से पकड़ना, एआईएफ सेटअप करने के लिए, मतलब इस फंड की सेटअप के लिए कौन कौन हो सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कंपनी इसको सेटअप कर सकती है, एलएलपी से सेटअप कर सकती है, ट्रस्ट फॉर्म में सेटअप हो सकता है, एंड बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म में सेटअप हो सकता है। कौन कौन सी फॉर्म्स है हमारे पास में, कंपनी, एलएलपी के फॉर्म में, ट्रस्ट के फॉर्म में और बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये फॉर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किससे होगा बेटा, इनका रजिस्ट्रेशन होगा विद सेबी, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा ना, आपको अपने को रजिस्टर कराना है, या तो कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए, कैटेगरी 3 के लिए। अभी बताता हूँ कैटेगरी 1, 2, 3 क्या है, ठीक है। अब जो रजिस्ट्रेशन यहाँ कराया जा रहा है ना, अभी इसके लिए एक नया रूल्स क्या है, बोला है कि आप लोगों को ना ऑनलाइन ही कराना है सारा काम। ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑनलाइन फाइलिंग, इवन कंप्लाइंस रिपोर्ट देनी है, इंटीमेशन देना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, अभी ऑनलाइन कराइएगा। सर ऑनलाइन कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, सेबी की पोर्टल पर जाना पड़ेगा, देखो SI portal.sebi.in, ठीक है, ये उसकी पोर्टल है, अभी और आगे डिटेल में दूंगा, ठीक है। ये सारा का सारा काम कैसे करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे। बोला ठीक है सर। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ना, तो इस कैटेगरी में आप अपने आप को रखेंगे, मतलब एआईएफ की भी 3 कैटेगरी बनाई है हमने, उन कैटेगरीज हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर याद देखिए, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो मैं भी मॉड्यूल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर है। पहले हम सिर्फ एक बार ले लें कि हमने एआईएफ हम कंपनी के फॉर्म में बना सकते हैं, ट्रस्ट के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस चाहिए ना बेटा, तो उसे चलाने वाली एग्जिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए हम ढूंढेंगे स्पॉन्सर, बताऊंगा सबको, बताऊंगा स्पॉन्सर आएगा, ठीक है, एक सेटअप करा जाएगा, फंड सेटअप होगा, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, या बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म हो सकता है। बोला ठीक है सर, ये भी हमको क्लियर हो गया।
अब कैटेगरी हम 3 में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी फर्स्ट का मेन पर्पस जो इन्वेस्टमेंट होगा किस में होगा, स्टार्टअप्स में, एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के याद रखिएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 के अंदर जो डेफिनेशन प्रोवाइड किया है एज इट इज वही फॉलो करना है यहाँ पे। एंड प्रोजेक्ट्स विच आर सोशली एंड इकोनॉमिक वाइबल। अब सोशल इकोनॉमिक वाइबल आप थोड़ा ना बताओगे, कौन डिसाइड करेगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेबी को लगता है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी को लगता है कि ये कैसे हैं, इकोनॉमिक सोशली इकोनॉमिकल वाइबल हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें कैटेगरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करेगी, तो मतलब वो फंड बनेगा। मान लीजिए कि AIF का आपने कैटेगरी फर्स्ट का फंड बनाया, इसमें पैसा आया लोगों से, ठीक है, पैसा आया, देखो ये पैसा आ रहा है ना, अब ये पैसा कहाँ लगेगा, इसमें इन्वेस्ट करेगा। सो इसमें पैसा कौन लगा रहा होगा, वही लोग लगाएगा जो आपका पहले बैठा हुआ था लोग, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट लगाएगा। क्लियर। और अभी 2 वर्ड में बोलूंगा, ध्यान सुना, अभी बताते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा है, कोई कमी नहीं है, अभी बताएंगे आपको। अभी एक वर्ड बताऊंगा यहाँ पे, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, अभी सबके पास जाऊंगा, क्लियर करूंगा, बस एक बार कॉन्सेप्ट ले लो अच्छे से। तो कैटेगरी फर्स्ट में क्या इन्वेस्टमेंट करेगा बेटा, स्टार्टअप्स पे, एसएमईज में, प्रोजेक्ट्स विच आर सोशली एंड इकोनॉमिकली वाइबल। कहता है यूजुअली कहाँ से आएगा, वेंचर कैपिटल फंड बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंजल फंड, सोशल फंड। सर ये क्या है वेंचर, बेटा जो जिसका मेन पर्पस क्या होगा, अभी बताए थे ना, वेंचर कैपिटल फंड जो नए आइडियाज पे लगा रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स पे, न्यू इन्वेंशंस पे लगा रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनीज मैंने बताया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आइडियाज हैं, टेक्नोलॉजी से है, बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसे पे इन्वेस्टमेंट्स किया जाएगा। स्टार्टअप्स इसका प्राइम फोकस रहता है, ठीक है, स्टार्टअप्स हो गई या फिर जैसे मैंने बताया अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन यहाँ पर क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो प्रोजेक्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं, होल्ड हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिनका पैसा लगाया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की रेट कर दी हमने। ऐसे सेम एंजल फंड की जैसे मैंने डिस्कस किया था, अभी सब में जाऊंगा, ठीक है। नाउ अगर हम कैटेगरी सेकंड को देखते हैं, कहता है कैटेगरी सेकंड कहता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज। याद देखिएगा इसकी एक डेफिनेशन और है विच इज नॉट कवर्ड पार्ट कैटेगरी फर्स्ट एंड थर्ड। कहता है कैटेगरी सेकंड किस में आती है, कैटेगरी सेकंड वो होती है जो कैटेगरी फर्स्ट में भी नहीं है और जो कैटेगरी थर्ड में भी नहीं है। तो कहता है कैटेगरी सेकंड किस में इन्वेस्ट करती है जनरली, अगर प्योरली देखें इक्विटीज एंड डेट सिक्योरिटीज में, जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डैप फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, ठीक है। अभी मैंने आपको इसका ही कॉन्सेप्ट दिया था आपको, प्राइवेट इक्विटी, कि बेसिकली यहाँ पे ये भी फोकस किस पे कर रहा है, डे टू डे ऑपरेशन पे। याद रखना डे टू डे ऑपरेशन पे फोकस कर रहा है। और ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे, प्राइवेट इक्विटी प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग पे आके पैसा देगा आपको, लेकिन प्रॉफिट दो साथ में अपना। ऑलराइट। एंड अगर कैटेगरी थर्ड की बात करें, ये बेसिकली एक तरीके से हेजिंग करता है। देखिए क्या होता है हेजिंग का मतलब समझेगा, आपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है। अब रिस्क है, क्या रिस्क है कि आपको लगता है कि यार मैं क्या करूं, मान लीजिए अगर मार्केट में अप एंड डाउन आ गए तो मैं अपने बिजनेस को कैसे मेंटेन रखूंगा। तो क्या करता है ये इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का तरीका है, जहां पे सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग्स करता है। सिक्योरिटीज जनरली कौन सी होंगी, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो कहता है इन्वेस्टमेंट एम एट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, ताकि क्या होगा कोई रिस्क हुआ तो उसको कवर अप कर लिया जाए। कोई कहीं पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट वीक होता जा रहा है, जहां रिटर्न कम होती जा रही है, रिटर्न्स कम हो रही हैं, इन दैट केस वो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के थ्रू उसको हेजिंग करेगा। अचीव बाय एम्प्लॉइंग कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लाइक हेज फंड्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक इक्विटी फंड्स। आई विल टेल यू लेटर ऑन, अभी चैप्टर में जाकर सब समझा रहा हूं। देखो आओ मेरे बच्चों अच्छे से देखते हैं इसको। आइए, सो इतनी सारी बातें आपने बता दी हैं। अगर ये पकड़ में आएगा ना मेरे बच्चों तो बहुत ईजी लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अगर सिर्फ बुक से रीड कराते रहते हैं ना बार बार, आपको रट्टा मारवाते तो फ़ायदा नहीं था ना, क्या सेंस निकलता, रट्टा नहीं करवाना है। देखो आओ, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स नीड्स प्राइवेट इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट्स टू मीट कैपिटल नीड्स ऑफ देयर ग्रोथ, रिस्ट्रक्चरिंग, turnaround and startups plans, अभी डिस्कस किए थे। एंड द मेन प्रोवाइडर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल आर प्राइवेट इक्विटी, अभी पूरे डिस्कस किया है, एंड वेंचर कैपिटल, एंड दैट चैनल्स थ्रू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इंडिया में से रेगुलेट कैसे करेंगे, रेगुलेट बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, एंड रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अदर सेक्टर रेगुलेटर इन पेंशन, इंश्योरेंस एरियाज एंड आरबीआई। अभी पूरे की पूरी आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस की थी। कौन कौन करेगा भाई, सेबी देखेगा, सेक्टर रेगुलेटर्स होंगे, सेक्टर रेगुलेटर स्पेसिफिकली फॉर यू नो व्हाट पेंशन इंश्योरेंस के लिए होंगे, आरबीआई होगा, आरबीआई के साथ साथ हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मतलब ये सारे कौन है, जो रेगुलेशंस के अंडर में एआईएफ अपनी फंक्शनिंग करेगी, ठीक है। यही मैंने अभी सारा आपको डिटेल में थोड़ा बहुत समझाया है। मैं इसकी आपको कोड डेफिनेशन पे लेके जाऊंगा। हमने पढ़ा था, देखो व्हाट इज एन एआईएफ, मींस एनी फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया which is a privately pooled investment vehicle। वापस बोलो ना एक बार, which is a privately pooled investment vehicle। सर मैंने एग्जीक्यूटिव में रट्टा मार लिया था अच्छे से, कोई बात नहीं, वापस रिवाइज करो, फाइनल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का तो मेरे साथ बोलो, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, वापस बोलो। प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, विच इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या करेगा, कलेक्ट फंड्स फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स।
अभी इंडियन हो सकता है या फॉरेन हो सकता है, आंसर इज यस। फॉर इन्वेस्टिंग इन इट्स अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर। क्लियर हो रहा है? सेम एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पर डिफाइन की गई है। यहाँ पे देखो इसने बोला हुआ है रेजिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, क्लियर, विद द व्यू टू इन्वेस्ट फंड्स इन अकॉर्डिंग टू डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अभी मैं आपको अगर कहूँ तो बेटा ये जो है ना एस्पेक्ट्स है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आती है ना तो मज़ा आता है पढ़ने में। कहना का मतलब मेरा ये है मेरे बच्चों कि आपको डेफिनेशंस बहुत से आसान सी हैं। अब जहाँ पर एक्रेडिटेशन एजेंसीज है, मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। एजेंसी, एक्रेडिटेशन एजेंसीज का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनना एक बार। जो सब्सिडरी है, कोई भी सब्सिडरी, सब्सिडरी ठीक है, ऑफ किसी आरएससी की, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की, या फिर हम बात करेंगे डिपॉजिटरी की, या किसी अदर एंटिटी की, एनी अदर एंटिटी। अभी समझा रहा हूं, पहले याद कर लो। एंटिटी स्पेसिफाइड बाय सेबी, स्पेसिफाइड बाय सेबी, कैसा मार्कर है यार ये, सेबी, ठीक है। कहता है एक्रेडिटेड एजेंसी, एक्रेडिटेड एजेंसी क्या है, सब्सिडरी ऑफ आरएससी, डिपॉजिटरी या एनी अदर एंटिटी, जिसको किसको सेबी ने स्पेसिफाइड किया हुआ है, उसे हम बोल रहे हैं एक्रेडिटेशन एजेंसीज। ये एजेंसी जो है ना, ये काम कर रही हैं किस बात का, ये सर्टिफिकेशन दे रही हैं, ये सर्टिफिकेशन दे रही हैं, ये सर्टिफिकेशंस दे रही हैं। सर्टिफिकेशन किसको दे रही हैं, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कौन है बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें, सेबी ने अच्छी फंक्शनिंग के लिए क्या किया है कि यहाँ पर बताया कि इन एजेंसीज का काम क्या है, ये एजेंसीज किसको देंगी, याद रखिएगा, एजेंसी किसके लिए काम करेंगी, ये करेंगे किसके लिए, बोलो ना एक बार, किसके लिए काम करेंगी, इन्वेस्टर्स के, जो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं उनको सर्टिफिकेशन देने का। अब एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कौन होगा, मेरी बात को ध्यान सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, रटवाना नहीं चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कौन होगा, बोलता है एनी इंडिविजुअल, ध्यान सुनना, एनी इंडिविजुअल या एनी, यहाँ बात कर रहे हैं HUF, हिंदू डिवाइडेड फैमिली, या फैमिली ट्रस्ट, या सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ये कैटेगरी हमने बनाई, कहता ये है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इनका या तो एनुअल इनकम, एनुअल इनकम मेरे बच्चों, वापस बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात समझ रहे हैं, यहाँ से ऐसा नहीं है कि मैं डेफिनेशन यहाँ लिखी है तो मैं आपको ये यहाँ पर आपको बताऊंगा नहीं, ये हम बात कर रहे हैं इसकी कि ये बताऊंगा नहीं, बताऊंगा, लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि आप एक बार यहाँ पर देख लें, क्योंकि बार बार एक कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है, हो सकता है छोटे क्वेश्चन के लिए आता है, तो एक बार आप देख के समझ लें, ठीक है। फिर वो अभी भी रीड कर लेते हैं। तो कहता है जिनका एनुअल इनकम या तो 2 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है, या बोलता है जिनकी नेट वर्थ, ठीक है, 7 करोड़ 50 लाख है, 7 करोड़ 50 लाख है। बोला सर ठीक है, 7 करोड़ 50 लाख में से 50% जो है आउट ऑफ इट, मतलब आउट ऑफ 7 करोड़ 50 लाख में से 50% फिनेंशियल एसेट्स में पैसा उनका। फिनेंशियल एसेट्स क्या हो सकती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, या हम बात करेंगे कैश इक्विवेलेंट्स, लोन्स एंड रिसीवेबल्स, ठीक है, लोन्स एंड रिसीवेबल्स, ठीक है। और अगर बोले बॉन्ड्स, स्टॉक, डेरिवेटिव्स, मतलब कितना हो गया ये बेटा, 7 करोड़ 50 लाख का 3 करोड़ 75 लाख, 3 करोड़ 75 लाख रुपीज़, 75 लाख रुपीज़ किस में हो बेटा, उनका फाइनेंशियल एसेट्स में, मतलब इनमें से किसी भी में उसका 3 करोड़ 75 लाख रुपीज़ होना चाहिए। बोला एक तो क्राइटेरिया है। अच्छा दूसरा क्या है, ध्यान सुनना, इन्हीं के लोगों के लिए कहता है या इनका एनुअल इनकम 1 करोड़ एंड नेटवर्थ 5 करोड़, और उसमें से वही बेटा आउट ऑफ 50%, मतलब कितना हो गया, 2 करोड़ 50 लाख किस में हो बेटा, वही फिनेंशियल एसेट्स में हो। बोला ये कौन होगा हमारा एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, कौन, इंडिविजुअल, HUF, फैमिली ट्रस्ट या सोल प्रोप्राइटरशिप। बोला ठीक है, ये कैटेगरी समझ में आया। वापस बोलो, एंजल इन्वेस्टर, वो सॉरी एनी इंडिविजुअल, HUF बोलो ना, इंडिविजुअल, HUF, या हम बोलेंगे क्या बेटा, फैमिली ट्रस्ट या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। इनका एनुअल इनकम या तो कितना हो, एटलीस्ट 2 करोड़ हो, या हम बात कर रहे हैं इनका नेटवर्थ एटलीस्ट कितना हो,
7 करोड़ हो, आउट ऑफ विच 3 करोड़ 75 लाख किस में हो मेरे बच्चों, 7 करोड़ 50 लाख। नेटवर्थ कितना, 7 करोड़ 50 लाख, उसमें से कितना 50% फाइनेंस में होना चाहिए। ऑलराइट सर, उसके अलावा मैंने क्या बोला, या फिर दोनों क्राइटेरिया एक साथ आ रहा हो, एनुअल इनकम भी 1 करोड़ है और नेटवर्थ भी 5 करोड़ है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है सर, ये तो हमारा पहला कैटेगरी बन गया। सुनना मेरी बात को ध्यान से, फिर दूसरी कैटेगरी पकड़ते हैं। देखो फिर कहता है कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो बोला नेटवर्थ ना बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट है अदर देन फैमिली ट्रस्ट। बोला सर बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर फैमिली ट्रस्ट है, कितना हो गया मेरे बच्चों 50 करोड़, नेट वर्थ 50 करोड़। ऑलराइट सर, अच्छा ये भी हमने समझ लिया। सर अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप में इंडिविजुअली पार्टनर्स का हम एनुअल इनकम या नेटवर्थ चेक करेंगे। अभी बताया था ना 1 करोड़ वाला, वो ऑफ कोर्स 2 करोड़ और नेटवर्थ वाला देखे थे, या नेटवर्थ तो कितना 7 करोड़ 50 लाख, उस क्राइटेरिया में देखेंगे। क्लियर एकदम। अच्छा सर, अब ध्यान सुनना मेरी बात को एक और, अगर कोई भी फंड सेटअप हुआ है, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी है, एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने फंड सेटअप किया है, ठीक है, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो कि सेबी ने प्रोवाइड किया हुआ है वो लोग, या फिर ध्यान सुनते हैं मेरे बच्चों, आपके कैटेगरी फर्स्ट के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सर ये कौन होते हैं सब बताऊंगा, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, मेरे साथ बोलो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी फर्स्ट, या आपका सॉवरेन वेल्थ फंड है, या फिर बेटा मल्टीलेटरल फंड्स हैं। मल्टीलेटरल जाके इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं ना बेटा, वो लोगों ने फंड्स क्रिएट किया हुआ है। इन लोगों को ना याद रखिएगा, इन लोगों को एग्जम्प्ट किया हुआ है, इन्हें हम क्या मानेंगे, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर। क्लियर, ये हम लोग कौन हो गया हमारा एक्रेडिटेड इन्वेस्टर। क्लियर एकदम यहाँ तक। अच्छा अब एक ये हम लोग एक बार फटाक से यहाँ देखो, अभी इसलिए तुमको कह रहा था कि एक बार पहले तुम देखोगे समझोगे फिर ये देखिए इजी हो जाएगा। कहता है एनी इंडिविजुअल एचयूएफ फैमिली ट्रस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, एनुअल इनकम कितना बेटा 2 करोड़ रुपीज, या देखो और बोल रहा है और नेटवर्थ एटलीस्ट 7 करोड़ 50 लाख रुपीज, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 7 कितना मेरे बच्चों 3 करोड़ एंड 75 लाख रुपीज। कितना फाइनेंशियल एसेट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स नाम बताओ फटाफट से। सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लोन्स एंड रिसीवेबल्स, या और सकता है बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं, याद रहेगा डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। चलिए, या एक और क्राइटेरिया एनुअल इनकम एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज एंड मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़ रुपीज, आउट ऑफ विच वही 50% हमारा कितना 2 करोड़ 50 लाख फाइनेंशियल एसेट्स में हो। बॉडी कॉर्पोरेट तो बेटा 50 करोड़, अगर ट्रस्ट हो देन फैमिली ट्रस्ट, नेटवर्थ कितना 50 करोड़। पार्टनरशिप में देखेंगे तो इंडिविजुअल पार्टनर्स का देखेंगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ऑलराइट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, डेवलपमेंट एजेंसीज किसने बनाई होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। बोला अगर फंड को सेटअप किया हुआ है, या फिर हमारा कैटेगरी फर्स्ट का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, या हमारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, ये लोगों का माने डीम टू बी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट कौन देता है, एक्रेडिटेशन एजेंसीज। एक्रेडिटेशन एजेंसीज क्या होती हैं, सब्सिडरी ऑफ आरएससी या आपकी डिपॉजिटरी या कोई भी ऐसी कंट्री एंटिटी जिसको सेबी ने ऑथराइज किया हुआ है, ये क्या दे रही है सर्टिफिकेट। उसके बाद आप जाइए और इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अच्छे से, अभी बताएंगे, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में पुट अप कर सकता है आपसे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की आपकी प्रो डेफिनेशन पूरी पूछ सकता है, हमने डिस्कस किया था। कहता है जी एक बात ध्यान रखना, बोले AIF इज नॉट अ म्यूचुअल फंड, वो भी तो फंड है बट वो म्यूचुअल फंड नहीं है, ना ही वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अगर पहले पढ़ा हुआ है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो उसको आगे समझाऊंगा, ठीक है। क्या कर रहा है, AIF इज नॉट अ व्हाट म्यूचुअल फंड्स, और ना ही वो क्या होगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई इस तरीके की ट्रस्ट है जो कि अपने ट्रस्ट क्रिएट की हुई है फॉर द यू नो व्हाट फैमिली ट्रस्ट से बोलते हैं एज पर द कम्स एक्ट 13, या हम बोलेंगे उसको अपने कोई यू नो व्हाट इसॉप के लिए एम्प्लॉय शेयर बेनिफिट्स वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, उसके लिए कोई ट्रस्ट बनाइए एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए स्कीम्स के लिए, वो भी नहीं है। बोला अच्छा सर क्या सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोई ट्रस्ट क्रिएट की हुई है, फंड क्रिएट किया हुआ है, सर वो हो सकता है, आंसर इज नो, वो भी नहीं है। तो डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, आओ देखते हैं। कहता है फंड एस्टैब्लिश्ड एंड कॉर्पोरेटेड इन इंडिया फ्रॉम द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट और कंपनी LLP, देखो अभी बताए थे इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कंपनी LLP या बॉडी कॉर्पोरेट, कैसे फॉर्म क्रिएट, ये भी बताया था आपको।
इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एंड कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर विद इंडियन और फॉरेनर इन्वेस्ट इन अकॉर्डिंग विद द डिफाइंड बिजनेस पॉलिसी बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स बट नॉट अ म्यूचुअल फंड नॉट CIS। ये बात क्लियर है? या अदर रेगुलेशन से भी टू रेगुलेट सच मैनेजमेंट एक्टिविटीज अलग बता रखा है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना, देखो कोई भी फैमिली ट्रस्ट जो कि कहाँ पे कंपनी सेक्टर में डिफाइन की है वो नहीं क्या है AIF। ESOP ट्रस्ट, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन, ये चैप्टर मैंने डिस्कस किया हुआ है, नहीं पढ़ा है तो बताएंगे, अलग से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट जो ग्रेजुएटी के लिए बनी हुई है। होल्डिंग कंपनी बोला सेक्शन 2 सेक्शन 46 के अंदर, बोला ऐसा नहीं हो सकता। बोले होल्डिंग कंपनी को कैसे बना दोगे जी, AIF नहीं बनेगा, समझाएंगे अभी इसको भी आगे। एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल नॉट एस्टैब्लिश फॉर द फंड्स, मतलब सिक्योरिटाइजेशन एज ट्रस्ट हैं रेगुलेटेड अंडर द स्पेसिफिक रेगुलेशंस। वापस बोलो ना एक बार, कौन कौन सा? फैमिली ट्रस्ट नहीं है सर, ESOP नहीं है सर, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए बनी है, ग्रेजुएटी के लिए बनी हुई है सर, नहीं है। कोई अदर होल्डिंग कंपनी है, नहीं सर, या SPV है, लेकिन याद रखिएगा नॉट मैनेज बाय द फंड मैनेजर। बट अगर कोई सिक्योरिटाइजेशन की है वो भी इसमें काउंट नहीं होंगी। एंड फंड मैनेज बाय द सिक्योरिटी कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बोला सर नहीं है, जो कि RBI के साथ रजिस्टर्ड है, वो भी AIF नहीं है। ये कहता है एनी सच पूल्स फंड्स डेलीगेट रेगुलेटेड बाय द डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द अदर रेगुलेटर इन इंडिया। सर ये एग्जाम में आ सकता है क्या बेटा? इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव वालों फाइनल वालों दोनों के लिए कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पुटअप हो सकता है, पक्के से पूछ सकते हैं। एक बार डिफाइन याद करना है हमको, याद रखना, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। और ये नहीं मानेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि एग्जीक्यूटिव में तो बहुत अच्छे से कर रखा था, यहाँ करने का क्या जरूरत है, यहाँ करने का बहुत जरूरत है। क्लियर? अभी तो आगे बहुत कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊँगा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सो याद रखिएगा, इसको ध्यान से सीखिएगा। आगे चल रहे हैं, लेक्चर ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये डेफिनेशन ने यहाँ डिस्कस किया अभी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि डेफिनेशन वाला पार्ट हम अच्छे से एक बार समझ लें, और बहुत 10 मिनट का खेल है, बस 10 मिनट में बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना मेरे बच्चे, ये वर्ड्स यूज होंगे तो क्लैरिटी आनी चाहिए। कहता है कॉर्पस क्या है? कॉर्पस का मतलब टोटल फंड है, टोटल फंड जो कि आपने कलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए। कहता है मींस टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स कमिटेड बाय इन्वेस्टर्स टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और इन सच डॉक्यूमेंट्स। अब ये बताऊंगा आगे भी, ठीक है, अभी बताऊंगा कि मिनिमम एक्चुअली कॉर्पस बनाना क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 25 करोड़ रुपीस का, अब ये कॉर्पस बना है, ठीक है। तो कॉर्पस का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ फंड। क्लियर है? डेट फंड जिसका देखिए जो इन्वेस्टमेंट AIF जो पैसा ले रहा है आपसे ना, कलेक्ट कर रहा है पैसा, जो कॉर्पस है वो इन्वेस्ट कहाँ करेगा? डेट सिक्योरिटीज में। देखो AIF इन्वेस्ट प्रिमिनरी इन डेट और डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन लिस्टेड इन्वेस्टी कंपनी। इन्वेस्टी कंपनी कौन सी है? जिस कंपनी में पैसा रिसीव किया जा रहा है, ठीक है। हेज फंड्स जो बेसिकली डेरिवेटिव्स से कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज करता है। हेज फंड का कॉन्सेप्ट एक अलग से वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको इतना छोटा करके मान के छोड़ना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कहता है एम्प्लॉयज डाइवर्स कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इन्वेस्ट ट्रेड इन सिक्योरिटीज हैविंग अ डाइवर्स रिस्क। डाइवर्स का मतलब सोचते हो? चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिएगा एक पर्सन ने, ध्यान सुनना, एक पर्सन ने मान लीजिएगा ए ने बी को ना एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, ध्यान सुनना, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई ये पर्टिकुलर स्टील, मान लीजिएगा 300 टन स्टील खरीदने का ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर फुलफिल होगा 30 दिन बाद मान लीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टील के प्राइसेस में कुछ फ्लक्चुएशंस हो गए, या तो प्राइसेस नहीं चलेगा या ऊपर चले गए। दोनों में से किसी न किसी पार्टी को रिस्क है कि खरीदने का, मतलब अगर कोई बेचने वाला है तो उसके लिए रिस्क हो सकता है कि मैंने देखो इतने हाई प्राइसेस में सेल आउट किया, ठीक है, आई एम हैप्पी। लेकिन खरीदने वाले का दुख क्या है? मैंने इतने हाई प्राइसेस में से खरीदा था और उसका प्राइस कितना कम है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इस प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस को मिटिगेट करने के लिए या इससे बचने के लिए, इसे थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हम बोल सकते हैं हैज फंडिंग की जाती है। हैज फंडिंग का यहाँ पे काम क्या होगा कि आप उससे रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट मार्केट में खरीद लेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे, जो फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप इससे होने वाले जो नुकसान है, लॉसेज हैं या जो उसमें रिस्क है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अगर इसके प्राइस में कुछ आगे पीछे कुछ चेंजेस भी होगा, मान लीजिए इसके प्राइसेस गिर गए, तो आप क्या करेंगे, आप फ्यूचर खरीद लेंगे हाई प्राइसेस पे। सर ये समझ में कम आ रहा है, अगर आप फाइनल के स्टूडेंट तो आई थिंक आपको पकड़ में आ रहा होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के कोई बात नहीं, करेंगे डिस्कस। तो अगर ये प्राइसेस गिर जाएंगे तो क्या करेगा, स्टील के प्राइस गिर भी गए तो हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीद कर रखेंगे जो कि स्टील से एसोसिएट है, उसके हाई प्राइसेस के लिए हम लोग फ्यूचर खरीदेंगे। तो ये क्या करेगा, प्रॉफिट दोनों को, प्रॉफिट एंड लॉसेस को बैलेंस करके रखेगा। समझाऊंगा मेरे बच्चों, ये फाइनल वालों को तो इजीली आ गया होगा आई थिंक। एनीवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट फंड किसके होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होगा यार।
क्या लिस्टेड हो सकता है, सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स हो सकती हैं जो ऑपरेटिंग एंड ये डेवलपिंग होल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ रीड करना है लेकिन समझने के लिए। इन्वेस्टी कंपनी ध्यान से देखो, एनी कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स LLP बॉडी कॉर्पोरेट रियल एस्टेट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट अल्टरनेटिव इन विच अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मेक द इन्वेस्टमेंट। अब किस किस के अंदर कर सकता है, देखो किसी भी कंपनी में, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में LLP बनाई हुई है अपने तो, बॉडी कॉर्पोरेट है तो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो, इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें पैसा अगर AIF दे रहा है तो वो लेने वाला पैसा रिसीव करने वाली कौन कंपनी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टी कंपनी। इन्हीं को तो पैसे की जरूरत है। ऑलराइट, इन्वेस्टिबल फंड की बात करें, ऑफ कोर्स नेट एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स, उसको हम हटा के बात करेंगे इन्वेस्टिबल फंड्स की, ठीक है। लार्ज वैल्यू फंड फॉर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, मतलब ऐसा लोग ना जो क्या करने वाला है, जबरदस्त पैसा देने वाला है, जबरदस्त पैसा देने वाला है। देखो कह रहा है AIF स्कीम, अल्टरनेटिव स्कीम in which each investors other than manager, sponsor, employee, director of AIF or employee or director of manager। मैं पहले एक बार क्लियर कर दूँ ना, पहले एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँ आपको ताकि आपके लिए बात समझना ईजी हो जाए। ये जो AIF के बेटे डायरेक्टर, एम्प्लॉय, स्पॉन्सर है ना, या मैनेजर के डायरेक्टर एम्प्लॉयज है ना, याद रखिएगा इनको भी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। मैं आगे बताने वाला हूँ सारी एस्पेक्ट्स, ठीक है। इनकी भी लायबिलिटी बनती है, ये भी इन्वेस्ट करेंगे, इनका भी शेयरिंग होना जरूरी है। बट यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं लार्ज वैल्यू फंड फॉर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, तो ये कह रहा है ऐसा लोग जो इनको छोड़कर है, कहता है इज एन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, जो कि हम अभी पढ़ के आए पीछे, एंड इन्वेस्ट नॉट लेस देन 70 करोड़ रुपीज। इसलिए यहाँ पे देखिएगा ये लार्ज वैल्यू फंड है, फंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हम इनकी कितनी बात कर रहे हैं, 70 करोड़ की। ऑलराइट, मैनेजर जो कि फंड को मैनेज कर रहे हैं वो कौन हो सकता है, एनी पर्सन एंटिटी हो सकती है, क्लियर है। जो कौन करेगा, AIF करेगा। प्राइवेट इक्विटी जिसके अभी मैं बात कर रहा था, जिसका मेन पर्पस क्या है, इन्वेस्ट इन प्राइमरी इक्विटीज और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स और पार्टनरशिप इंटरेस्ट और इन्वेस्टी कंपनी। अभी बताया था प्राइवेट इक्विटी क्या करता है, आपके प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है, क्लियर एकदम। एंड SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑफ कोर्स डिफाइंड इन स्मॉल, ऑफ कोर्स माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एक्ट 2006। SME वही हम डिस्कस करता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिनकी सिक्योरिटीज या तो लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, या प्रपोज टू बी लिस्टेड है जो कि SME एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं, उसकी बात कर रहा है। सोशल वेंचर जिसका मेन पर्पस क्या होगा भाई, पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड हो या सोशल सोसाइटी से रिलेटेड हो, जो सेक्शन 8 के अंदर बनती है कंपनीज, उनका काम करने का पर्पस हो, जो सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान दे रही हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स LLP formed with the purpose of promoting social welfare, solving social problems, providing social benefits, like public charitable trusts under with a charity commissioner, society registered of course society for promotion of science, literature, fine arts, या section 8 कंपनीज हो गई, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन समझते होंगे आप लोग ना, मान लीजिएगा एक रूरल एरिया है जहाँ पर बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, मतलब छोटा सा एक बिजनेस करने के लिए लोगों को पैसा चाहिए ताकि वो एक मान लीजिएगा हैंडीक्राफ्ट का वर्क स्टार्ट कर सकें या कोई स्टॉल लगा सकें, तो छोटे छोटे जो फाइनेंस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सोशल कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है उन लोगों के लिए, ठीक है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होगा बेटा, ध्यान रखना, जो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो या प्रमोट कर रहा हो सोशल वेलफेयर को या सोशल बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा हो। इसमें हम बताएंगे सोशल जो वेंचर फंड बनेगा उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वही AIF की कैटेगरी थ्रू हम समझेंगे। इसको याद रखिएगा, हमने किस में रखा था, कैटेगरी फर्स्ट में। ऑलराइट, सेम होगी फंड की बात किए थे। स्पॉन्सर एनी पर्सन हु सेट अप द अल्टरनेटिव, ऑफ कोर्स स्पॉन्सर करने वाला कौन होगा, जो AIF की स्कीम को क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, सेटअप कर रहा है। इंक्लूड्स इट्स प्रमोटर, और LLP है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर। स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन मेरे बच्चों तुमने रट ली होगी यार, अब तो डेफिनेशन याद रखना। कौन बता रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, बोलो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डिफाइन कर रहा है किसको, स्टार्टअप के डेफिनेशंस को। ये सारी एस्पेक्ट छोटी छोटी सी हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ समझना है, ठीक है, एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ। यूनिट्स ऑफ कोर्स जो कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है किसका, AIF जो क्या करेगा, सुनो ना, AIF जब आप पैसा लगाओगे तो क्या देगा आपको, ये यूनिट्स देगा ना। इस यूनिट्स के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यूनिट्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसको क्या बोल रहे हैं, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर। तो कहता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर फंड स्कीम इंक्लूड शेयर्स ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट एंड वेंचर कैपिटल के बारे में डिटेल में भी डिस्कस किया था बेटा, एंड वही अंडरटेकिंग। लेकिन याद रखना, डोमेस्टिक कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड ऑन RSC एट द टाइम ऑफ अंडरटेकिंग एंड सॉरी एट टाइम ऑफ इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, इस पे भी डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ मेरी बात सुनना एक बार ध्यान से फटाफट से।
यही कैटेगरी मैंने आपको भी समझाया था, सेम वही कैटेगरी यहाँ पर, कैटेगरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर आप प्राइम फोकस देखें तो कैटेगरी फर्स्ट का प्राइम फोकस क्या बताया, स्टार्टअप, अभी बताए थे ना, अर्ली स्टेज वेंचर्स, सोशल वेंचर्स, एसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, या कोई भी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को या रेगुलेटर्स को लगता है कि ऐसा एक सोशल इकोनॉमिकली डिजायरेबल है, लाइक वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई फंड, सोशल वेंचर फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। क्लियर है? बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट क्या देगी, इंसेंटिव्स एंड कंसेशंस देती है ऐसे सेक्टर्स, ऐसे एरियाज में जहाँ पे इंसेंटिव्स और कंसेशन देती है, उन्हें कंसिडर करती है, ताकि कंट्री क्या सोशल और इकोनॉमिकली कंट्री हमारी सोशली और इकोनॉमिकली क्या हो सके, ग्रो कर सके। तो यहाँ पर हम लोग जो एआई फर्स्ट कैटेगरी बनाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट इसी तरीके रखिए स्कीम्स में किया जाएगा। सेकंड मैंने बताया था आपको, जो कैटेगरी फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, लेकिन वो क्या करती है डे टू डे ऑपरेशंस में, जिसका मेन फोकस किस पर, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स के ऊपर। क्लियर है? बट यहाँ पर याद देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंसेशन नहीं है, मैंने बताया था आपको, देखिए प्राइवेट इक्विटी जहाँ पैसा लगा रहा है वहाँ एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पर प्रॉफिट स्टेबिलिटी आ चुकी है। याद रखना, प्राइवेट इक्विटी में बिजनेस क्या है, जहाँ प्रॉफिट स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो वहाँ गवर्नमेंट कहता है इंसेंटिव से कंसेशन की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस स्टैब्लिश हो चुके हैं, वहाँ पे प्राइवेट इक्विटी या डेट्स फंड्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। कैटेगरी थर्ड जो मैंने बताई थी, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग करता है। कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए काम करेगा, ताकि हेज फंडिंग जैसे हमने बात किया था, ठीक है, इसलिए फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, लाइक हम अभी डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे, कैटेगरी थर्ड के अंदर है। अब ये तीनों कैटेगरी के लिए आपको क्या करना पड़ता है मेरे बच्चे, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है विद सेबी। याद देखिएगा, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, किसी भी कैटेगरी में आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज भी हैं, और ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा अब तो, अब इसे कर दिया गया है, पहले नहीं था ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है बेटा, याद रखिएगा, आप का ये सर्टिफिकेट या तो आपकी जो ये कॉन्सेप्ट स्कीम की वाइंड अप हो गई तब, या फिर आपका सर्टिफिकेट सेबी ने कैंसिल कर दिया तब ये खत्म हो जाएगा। और आप याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात और, यहाँ पर आप कोई स्कीम है ना स्विच नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ 2/3 यूनिट होल्डर्स। अभी बताता हूँ, देखो ध्यान सुनना। कहता है मैंडेटरी रजिस्टर्ड है भैया जी, एंड किसी भी कैटेगरी में जाइएगा, ठीक है। एआईएफ टू लॉन्च मल्टीपल स्कीम्स अंडर वन एआईएफ सब्जेक्ट ऑफ फाइलिंग। अब ये देखो, आपकी कैटेगरी से आपने ए चूज किया है तो उसमें मल्टीपल है ना स्कीम्स, आप स्टार्टअप्स पे भी कर सकते हो, अर्ली स्टेज पे भी, सोशल वेंचर पे, तो मल्टीपल है। पर आप कैटेगरी फर्स्ट से सेकंड पे जाने की कोशिश मत करना जब तक आपको रजिस्ट्रेशन ना मिले, आपको कैटेगरी स्पेसिफिक कैटेगरी रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। क्लियर? फॉर फाइलिंग द प्लेसमेंट मेमोरेंडम। प्लेसमेंट मेमोरेंडम क्या है बेटा, ये डिफाइन करेगा स्कीम को किसको, इन्वेस्टर्स को बताएगा कि स्कीम किस तरीके की है। विद सेबी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड अंटिल द AIF is wound up of or certificate is cancelled by the SEBI. Granted certificate registration under the particular category cannot change its category subsequent to registration except with the approval of the SEBI. आपने सोचा क्या कैटेगरी फर्स्ट में करा रखा है, सुनो अब हम कैटेगरी सेकंड का भी तो हम स्कीम निकाल देते हैं, नहीं, सेबी से फिर परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पर अगर कैटेगरी स्विच करते हो तो। इस कैटेगरी के अंदर अगर कोई भी स्कीम लेके आते हो वो उसका दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑनलाइन सर्टिफिकेट हमने बात किया था। ऑल एप्लीकेंट्स डिजायर ऑफ सीकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एज एन AIF आर नाउ रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली थ्रू इंटरमीडिएटरी पोर्टल sipportal.sebi.gov.in, ये लिखवाया था अभी आपको। क्लियर? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, चेंज करने की बात हुई। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी, प्लेसमेंट मेमोरेंडम एंड to alter the investment strategy only made with the approval of consent of the 2/3 of unit holders। यूनिट होल्डर कौन होगा, जो आपकी कंपनी में इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूनिट होल्ड कर रहे वाला बेनिफिट जो उसको लेंगे, बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर नोन एज यूनिट। इज इट क्लियर? तो वो उन लोगों का आपको 2/3 का लेना पड़ेगा, क्या, कंसेंट। अब मजे का बात यहाँ पर यह है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में चेंज कर रहे हो आप बोला नहीं हम लोग अब यहाँ थोड़ा डाइवर्सिफाई करेगा, हम लोग अब हम सोशल वेंचर पे भी लगा रहा है पैसा, हम लोग वेंचर कैपिटल पे लगा रहा है, या हम स्टार्टअप पे लगा रहा है ना, तो या ऐसा हम कोई इंफ्रा पे लगा रहा है, तो आप चेंज करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी बदलना चाहते हो, इन दैट केस आपको फिर कंसर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपका प्लेसमेंट मेमोरेंडम देख के इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे ज़्यादा रखिएगा। क्लियर? तो विदाउट एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द 2/3 ऑफ यूनिट होल्डर। और इसे कैसे निकालेंगे, इन वैल्यू कैसे होगा, जितना उसने एरिया पे पैसा लगाया हुआ है। क्लियर हो रहा है? आई होप यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट यहाँ नहीं होगा। फिर भी एनआर के नान का चैनल या आपको सब देखिएगा, यहाँ तो आप कह सकते हैं, यहाँ पूछना चाहिए यहाँ पूछेगा, और जहाँ आप रोजाना पूछ रहे हैं मतलब एनआर के नान के व्हाट्सएप पर आप वहाँ पूछेगा। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर।